Good morning, student. My name is Gopal Krishna Shukla, and I am going to start your very basic chapter, which is named as the cell. बायोलॉजी स्टार्ट करने के पहले इंट्रोडक्शन हो जाए. लुक, अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जो हमें आगे कैरियर के लिए हेल्प करते हैं. उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है नीट का एग्जामिनेशन. नीट एग्जामिनेशन में जो हम पेपर देते हैं उसमें 50% वेटेज बायोलॉजी का रहता है. आउट ऑफ 720 बायोलॉजी टेक्स 360 मार्क्स. अगर फिजिक्स देखते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं. केमिस्ट्री के केस में 45 क्वेश्चंस आते हैं. और बायोलॉजी में अकेले 90 क्वेश्चंस आते हैं. और 90 क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो आती है 360 मार्क्स. So that is how the biology play very important role in the case of NEET examination. तो NEET examination के लिए बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा पाया जाता है. और अगर हम बायोलॉजी में अच्छे से फोकस करें यानी फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमारी अच्छी है, तो दैट इज वेरी नाइस. अगर बायोलॉजी का हमारा जो होल्ड है वो बहुत अच्छा है तो आसानी से हम नीट को क्रैक कर सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर किया जाए. और बायोलॉजी से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है. इट इज माई ओपिनियन. अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो आपका भी ओपिनियन चेंज हो जाएगा. हाँ, बायोलॉजी इज अ लेंथी सब्जेक्ट. इसमें काफी ज्यादा न्यू टर्म्स आएंगे, न्यू सिस्टम्स आएंगे. ऑर्गन सिस्टम है जो आपने 10th में अभी तक पढ़ा है उसको इलाबोरेट करना है. यहां पर ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, काफी एक्सपैंड हो जाएगा सब्जेक्ट. बट अगर इसको हम 2 years में अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो 360 जितने मार्क्स सिर्फ बायोलॉजी से मिलते हैं. तो द मेन फोकस इन आवर सब्जेक्ट इज नथिंग टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. हम सब्जेक्ट के अंदर की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. एंड इन दिस वे वी इजिली अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द बायोलॉजी. फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी. नीट में बायोलॉजी का परसेंटेज भी हाई है, 50% कवर करता है. और हम इसको आसानी से ग्रैस्प भी कर सकते हैं. तो आपको जो भी एनालिटिकल आपको माइंड लगाना है या हार्डवर्क करना है वो फोकस करेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बस ये आप हमारे साथ पढ़ते जाइए और एनालाइज करते जाइए. Now we are going to start in the very basic. What is biology? पहले बायोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है. तो बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 different topics. First is known as botany and second one is known as zoology. बॉटनी में बेसिकली हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. इट इज ऑल अबाउट प्लांट. प्लांट के शेप, साइज, एनाटॉमी, फंक्शनिंग, एवरीथिंग. तो बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द प्लांट्स. हम प्लांट के बारे में पूरे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में, और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में और उसकी फंक्शनिंग के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं. तो साइंस की इस ब्रांच को हम कहते हैं बॉटनी. नेक्स्ट आता है जूलॉजी. जूलॉजी इट डील्स विद द एनिमल ओनली. यहां पर हम एनिमल सेल के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं और जो बिलोंग करते हैं एनिमल से, हम उसकी स्टडी करते हैं. तो जो सारी प्रोसेस हम बॉटनी में पढ़ते हैं प्लांट के बारे में
सारी स्टडी वही हम जूलॉजी में करते हैं, एनिमल के सेल की फंक्शनिंग के बारे में, लोकोमोशन, मूवमेंट और जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसकी स्टडी हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में करते हैं, राइट। नाउ देयर इज सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉटनी, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि प्लांट ही वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फूड का भी प्रोडक्शन करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन करते हैं। दैट इज वाई द प्लांट प्ले एंड की रोल, जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है ह्यूमंस की और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बिकॉज ऑफ प्लांट्स। इमेजिन अगर प्लांट्स ना हो तो क्या हो, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो क्या हो, फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यू कैन सर्वाइव एटलीस्ट 2 days 3 days विदाउट फूड। अगर आपको खाने को ना मिले तो 2-3 दिन तो रह सकते हैं, बट अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो कैसा रहे? तो वी कैन नॉट सर्वाइव इवन मोर देन 5 minutes। तो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑक्सीजन केम फ्रॉम द प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, और वही ऑक्सीजन हमारे लिए रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। तो दैट इज व्हाई द प्लांट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एंड इवन पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। देन आफ्टर एनिमल्स, फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंस देते हैं एनिमल्स को, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो प्लांट कंज्यूम करते हैं। तो इन दिस वे द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और हम ये कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर प्लांट्स ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो, वी कैन नॉट सर्वाइव। और अगर एनिमल्स नहीं है तो प्लांट्स में सर्वाइव, बिकॉज इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले प्लांट्स हैं, देन आफ्टर एनिमल्स हैं, राइट। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी बेसिक चैप्टर विच इज नोन एज द सेल। हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं और ये आगे चलकर किस फॉर्म में मॉडिफाई हो। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग अभी से करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं प्रिमिटिव काइंड के सेल्स के बारे में और मॉडर्न टाइप के सेल्स के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो, वो सभी सेल से मिलकर बनते हैं। तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बिकॉज ऑफ सेल वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइफ। लाइफ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते अगर सेल ना पाया जाए। तो यू कैन अंडरस्टैंड द सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, और प्लांट या एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया के लिए जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, रिस्पांस को परफॉर्म करना है, यानी लाइफ को का बेसिक जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, वो सेल के अंदर पाया जाता है। दैट इज व्हाई द सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने स्टडी किया होगा लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया है या प्रोटोजुअन्स है, दे हैव सिंगल सेल। पूरी लाइफ की प्रोसेस एक ही सेल से हो जाती है। तो दैट इज द बिगनिंग। आइए हम समझते हैं कि जो सेल का फॉर्मेशन है वो किन स्टेजेस से आगे बढ़ते हुए डेवलप किया, और आज के टाइम पर कौन सी मॉडर्न सेल्स जिसे हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में है। तो बिगिनिंग किससे देखते हैं कि प्रिमिटिव काइंड के सेल्स कौन से थे और मॉडर्न टाइम में कौन से सेल पाए जाते। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट केम इन द माइंड, हु डिस्कवर द सेल। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से
सेल को देखा था, और सेल को देखने के बाद उन्होंने देखा कि इट इज अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, जस्ट लाइक दैट, और इनके अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता। दे आर हॉलो कंपोनेंट्स। बिकॉज रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल देखी थी वो डेड सेल थी, वो प्लांट सेल थी और डेड थी, और इसीलिए उनको इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तो ऐसे हॉलो कंपार्टमेंट को सेल कहते हैं, और दैट इज व्हाई ही कॉइन्ड द टर्म सेल। इसीलिए उन्होंने ये टर्म कॉइन किया जिसको हम आज सेल के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा वो एक तरह की प्लांट सेल थी और प्लांट डेड सेल थी, और उन्होंने कॉर्क की एक स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। तो बिकॉज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को खोजा था, इसलिए सेल को खोजने की जो क्रेडिट जाती है वो रॉबर्ट हुक को जाती है। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द सेल इन इट्स ओन माइक्रोस्कोप। हालांकि वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ सेल खाली दिखाई पड़ा, उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट नजर नहीं आया। और दूसरा रीजन ये था कि जो प्लांट्स उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल थी, दैट इज वाई। एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल, तो दिस क्रेडिट गोज टू द एंटनी वॉन लीवेनहॉक, क्योंकि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। बैक्टीरिया, स्पर्म सेल, ये सभी चीजें एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया था। तो द फर्स्ट लिविंग सेल was seen by Anthony von Leeuwenhoek, and dead cell was discovered by Robert Hooke. So keep in mind कि living cell को सबसे पहले एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। और ये जब क्वेश्चन एराइज होता है कि who observed the first cell, तो जब तक मेंशन ना किया गया हो तब तक आपके सामने ऑप्शन में रॉबर्ट हुक आते हैं। अगर ऑप्शन में ये मेंशन किया गया है कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो यहां पर एंटनी वॉन लीवेनहॉक का नाम है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को खोजा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है सेल थियरी। Theory. The cell theory is proposed by the Malthus, Schleiden and Swan. Schleiden and Swan साहब ने cell theory को propose किया। According to this cell theory, each and every living organism is made of cell। ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट इंडिकेट करता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। दैट इज द फर्स्ट थियरी विच इज प्रपोज्ड बाय द मैल्थस, स्लाइडन एंड थियोडोर सॉन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ईच सेल develop from pre-existing cell। जितने भी आपको नए सेल दिखाई पड़ते हैं वो प्रिमिटिव सेल यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। यानी नया सेल का फॉर्मेशन के लिए कोई नई प्रोसेस नहीं होती, वो पुरानी ही सेल से डिवाइड होकर नई सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज द थ्योरी विच इज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट
स्लाइडेन एंड स्वान। इसको हम स्लाइडेन एंड स्वान की सेल थियरी कहते हैं। और इसमें दो ही पॉइंट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनते हैं, और जो नए सेल हैं वो पुरानी ही सेल से डेवलप होकर आते हैं। ईच सेल डेवलप्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सेल थियरी। नेक्स्ट, इसके बाद एक नया साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चाउ, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। एक्चुअली ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो थियोडोर सॉन और स्लाइडेन ने डेवलप किया था। इनके हिसाब से जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो न्यू सेल आती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है, और इसी को इन्होंने एक नए टर्म्स या एक कॉइन किया ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, यानी नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। ओवरव्यू ऑफ द सेल, सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक्स and another is eukaryotic. प्रोकैरियोटिक वो सेल्स हैं जो प्रिमिटिव काइंड के, इसको हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं। प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नाउ इफ वी लुक प्रोकैरियोटिक सेल, देयर इज नो न्यूक्लियस एट ऑल because they don't have any particular structure of cell nucleus, sorry। तो प्रोकैरियोटिक्स में कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता न्यूक्लियस का, और जो भी न्यूक्लियर कंटेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो प्रिमिटिव काइंड का स्ट्रक्चर है सेल का उसे हम प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं, और उसमें न्यूक्लियस इनसिपिएंट पाया जाता है। जो भी जेनेटिक कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरे रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे डोंट हैव एनी सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो जितने भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहां पर एक प्रिमिटिव टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। नाउ लुक एट द यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स एडवांस, या आप मॉडर्न कह सकते हैं, मॉडर्न। कैरियन न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिसमें मॉडर्न टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न? एडवांसमेंट क्या है? एडवांसमेंट यही है कि पिछली बार आपने जब देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर which is found inside the cell known as nucleus. न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर राउंडेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है, और सभी जो जेनेटिक कंटेंट हैं जिसमें आरएनए है, डीएनए है और दूसरे कंटेंट्स हैं, वो सभी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मैनेज द सेल। जो सेल की मैकेनिज्म है, उसकी वर्किंग है, उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, प्लस दे कंटेन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
plastids plus chloroplast. Etc. So mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, plastids, chloroplast, they are the special type of double membranous organelle which is found in the modern cell, जो कि primitive cells में नहीं पाए जाते. Now mitochondria and chloroplast is a very unique type of organelles जिसकी हम further study करेंगे और ये सभी में double layers पाई जाती हैं. तो this is एट द करेक्टरिस्टिक फीचर्स कि जितने भी मॉडर्न सेल्स हैं उन सभी में ये ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का. यूकैरियोटिक सेल्स दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल्स ये दो यूकैरियोटिक टाइप के सेल के एग्जांपल्स हैं. प्लांट सेल उसको कहते हैं जो प्लांट सेल पाए जाते हैं. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. इस प्लांट सेल की खास बात क्या होती है कि देयर इज अ वेल डिफाइंड प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम सेल वॉल कहते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द प्लांट कंटेन प्लास्टिड्स स्पेशली क्लोरोप्लास्ट. सारी हर तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं बट क्लोरोप्लास्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज प्लांट सेल विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट. एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते और दैट इज वाई they are heterotrophs और वो हमेशा प्लांट पर डिपेंडेंट. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल की ऊपर की आउटर लेयर है. देन वी गो फॉर द न्यूक्लियस एंड अदर कंटेंट. ये ध्यान रखने की बात है कि प्लांट सेल में जो सबसे बिग साइज का होता है वो हमारा होता है वाटर वैक्यूल. वाटर वैक्यूल कवर द मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ प्लांट सेल. Now look at this nucleus. न्यूक्लियस कंटिन्यू नहीं रहते. इनकी जो लेयर्स होती है इनमें गैपिंग पाई जाती है. इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है और इसलिए इसमें गैपिंग बनाएंगे जस्ट लाइक दैट.
दिस इज न्यूक्लियस। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स है इसलिए यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम पाए जाते हैं। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड इसकी वॉल से अटैच होते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोस्केलेटन का भी फॉर्मेशन करते हैं और इनके आउटर सरफेस पर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, लाइक दैट, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजिशनिंग पाई जाती है जस्ट नियर बाय द न्यूक्लियस। नाउ लुक दैट, chlorophyll, Golgi bodies, vesicles, look at this, स्टैक लाइन पाए जाते हैं आपस में। Golgi bodies, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, inside the nucleus there is a network of chromatin thread। क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, बहुत सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बिखरे रहते हैं। और इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ न्यूक्लियोलस, राइट। तो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल, राइट। तो यहां पर देखिए, इट इज आउटर वॉल, ये मिडिल वॉल, मिडिल वॉल, and this one is a inner wall। और इनर वॉल से लगा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया। This is chloroplast, ribosomes,
this structure nucleus. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स मौजूद हैं इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसको हम लिखेंगे RER, R represent the rough, right? And inside the nucleus, chromatin thread. Chromatin thread, Golgi body. Right. Next one, this one is the most important structure, which is known as mitochondria. Mitochondria. Then after, lysosomes, small vesicle-like structure. Lysosomes, and this big structure is known as water vacuole, right? और वाटर वैक्यूल्स की आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। Right? So this is the structure of typical plant cell, and plant cell is made up of out cell wall, जिसमें outer middle और inner wall आती है। inner wall से अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं, और जो लिक्विड है इसको सेल सैक कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। तो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, और यहां पर आप देख सकते हैं कि वाटर वैक्यूल बिग साइज का पाया जाता है। वाई? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लांट सेल में वाटर वैक्यूल की साइज इतनी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ वाटर एंड इवन मोर देन दैट। तो यहां पर वाटर की स्टोरेज की वजह से जो सेल के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल बनी रहती है। इन द केस ऑफ एनिमल्स वी कैन टेक वाटर फ्रॉम आउटसाइड, हम मूव कर सकते हैं और हम पानी को ड्रिंक कर सकते हैं, बट प्लांट कैन नॉट। दैट इज वाई इन एडवर्स कंडीशन द सेल द वाटर इज स्टोर्ड इन द वाटर वैक्यूल, और जिसकी वजह से प्लांट के सेल की टर्जिडिटी मेंटेन रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हीट या टेम्परेचर आने के बावजूद भी प्लांट्स खिले रहते हैं, बिकॉज they are already stored good amount of water, right? तो ये जो 3 layers है, आउटर, मिडिल और इनर, इनकी वजह से जो सेल है उसकी साइज, उसका शेप मेंटेन रहता है। मिडिल लेयर हार्ड होती है, जो बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से, और कैल्शियम पेक्टेट की जो पतली लेयर सेल के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड नहीं होने देती, उसके शेप और साइज को मेंटेन रखती है। So this is all about the structure of plant. Now I am going to draw another diagram of animal cell. Animal cell और plant cell में comparison भी हो जाएगा कि which organelles are common in both. This is a typical animal cell.
The nucleus is found in the center, और न्यूक्लियस बिग साइज में पाया जाता है, और इसकी आउटर लेयर पे पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट लाइक दैट. The layer is made up of inner and outer membrane. न्यूक्लियस भी डबल लेयर्ड होती है और इनमें गैपिंग पाई जाती है. दे आर नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर. We will discuss in detail about nucleus and cell organelles especially. In this way, they are arranged outside. Outer surface पे the presence of राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सरफेस रफ हो जाती है और हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाते हैं. गुड अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड्स जस्ट लाइक दैट. और यहाँ पर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, राइट. अदर ऑर्गेनल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. It is also known as the powerhouse of the cell. इसे हम powerhouse of the cell कहते हैं because mitochondria provides great amount of energy. Next. Golgi bodies. Are found over there. राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, स्फेरोसोम्स, ये सारे माइक्रोबॉडीज यहाँ पर मौजूद रहते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज. लुक, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस वन इज न्यूक्लियस. Nucleus. Mitochondria is here and here also. Mitochondria. Tryptosine. Look, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते. तो now chloroplast is absent in the case of animal cell. They have a big size of water vacuole. यहाँ पर water vacuole absent है, right? They have a outer wall. There is no wall. This is a plasma membrane. Right? Chromatin thread दोनों में कॉमन है.
thread, right? They both have Golgi complex. Okay, this is cytoplasm. So in this way we do understand lysosomes also found. This is ribosome, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. Lysosomes, ठीक है. So these are similarity. You can understand how much they are similar. कुछ चीजें नहीं पाई जाती एनिमल सेल्स में, जिसमें मेन है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, वाटर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, सेल वॉल नहीं पाए जाते और प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एंड रेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनल्स इज कॉमन. और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं डबल मेम्ब्रेनस, वो सभी कॉमन होते हैं. यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं. यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये देखिए यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं. राइबोसोम्स यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जो फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रेवल करते हैं. तो दैट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल. Animal cell and this one is plant cell. I hope you understand about the eukaryotic cells and plant cell, animal cell, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया हो. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.